सुप्रभात। द प्लेटफॉर्म पर अजय कुमार दुबे की हिंदी कक्षा में आप सभी टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों का, शिक्षार्थियों का, भावी शिक्षकों का स्वागत है। हम लोग हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ रहे हैं, जिसमें आदिकाल और भक्ति काल की चर्चा हो चुकी है। आज हम लोग रीति काल का शुभारंभ करने जा रहे हैं। रीति काल ही पढ़ेंगे आज हम लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, रीति काल देखा जाए रीति काल, इसे उत्तर मध्य काल भी कहा गया। रीति काल को एक दूसरा नाम है उत्तर मध्य काल। और इसका समय है विक्रम संवत 1700 से लेकर 1900 तक। लिखा जाए संवत 1700 से 1900 तक। दो 200 वर्षों का यह काल रहा रीति काल। रीति का अर्थ होता है ढंग, तरीका, शैली। कविता लिखने की जो शैली है, जो ढंग है, जो तरीका है, वस्तुतः रीति काल में ही दिखाई पड़ता है। मिस्र बंधुओं ने रीति काल को अलंकृत काल कहा। कुछ विद्वानों ने श्रृंगार काल कहा। कारण क्या रहा कि इस काल ने दरबारी संस्कृति के काव्य रचे गए। इसमें मूलतः श्रृंगार और राज प्रशस्ति पर जोर रहा। कविता लिखने की जो शैली है, काव्य के जो लक्षण हैं, उस पर आधारित ग्रंथ लिखे गए, लक्षण ग्रंथ लिखे गए। रस, गुण, छंद, अलंकार आदि की चर्चा हुई। इसमें लोग नियमों से स्वयं को बांध लिए। ऐसा नहीं है, सभी रीतिबद्ध कवि नहीं हुए, रीति मुक्त भी हुए। जैसे घनानंद रीति मुक्त कवियों में आते हैं, बिहारी रीति सिद्ध में आते हैं, देव रीतिबद्ध में आते हैं। तो इस तरह से रीति काल की भी धाराएं चली, रीति सिद्ध, रीतिबद्ध, रीति मुक्त। अलंकारों पर विशेष जोर दिया गया। अलंकृत काव्य लिखने की प्रवृत्ति रही। नारी सौंदर्य का चित्रण हुआ। नीति उपदेश, वीर भावना जैसी कविताएं लिखी गई। यह श्रृंगारिक काल होते हुए भी, अलंकृत काल होते हुए भी, वीर रस से संबंधित कविताएं भी इसमें लिखी गई। कौन सी रचना किस काल में रची गई, इसको आधार बना करके काल विभाजन किया गया। अब इसमें केशवदास, चिंतामणि,
बिहारी, मतीराम, पद्माकर, भूषण देव, तो बहुत सारे कवि आए और इन लोगों की रचनाएं काव्य के लक्षणों पर आधारित रही। रीतिकाल में ब्रजभाषा और अवधी भाषाओं का मिश्रण रहा एक तरह से। तो हम लोग रीतिकाल के बारे में आज पढ़ रहे हैं। लिखा जाए कुछ प्रवृत्तियां और उसके बाद कवियों लेखकों की चर्चा हम लोग करेंगे। रीतिकाल दरबारी संस्कृति का काव्य है। लिखिए, रीतिकाल दरबारी संस्कृति का काव्य है। इसका क्या मतलब हुआ? जो कवि होते थे वे राज दरबार में रहते थे और अपनी रचनाओं के माध्यम से राजाओं की प्रशस्ति का गान किया करते थे। राजा प्रसन्न होकर उन्हें अपने आश्रय में रखते थे। उन कवियों की आजीविका का स्रोत यही था, कविता रचना, काव्य रचना और राजाओं की प्रशस्ति करके राजाओं को प्रसन्न करना। इसमें मूलतः श्रृंगार और राज प्रशस्ति की कविताएं लिखी गई। इसमें मूलतः श्रृंगार तथा राज प्रशस्ति पर, प्रशस्ति मतलब प्रशंसा, राज प्रशस्ति पर जोर दिया गया। लिखते चलें आप लोग। इसमें मूलतः श्रृंगार और राज प्रशस्ति पर जोर दिया गया। दूसरी प्रवृत्ति रीतिकाल की अलंकृत काव्य लिखने की रही। दूसरी प्रवृत्ति अलंकृत काव्य लिखने की रही। यह दूसरी प्रवृत्ति है, अलंकृत काव्य लिखने की प्रवृत्ति थी। तीसरी प्रवृत्ति श्रृंगार है, जिसके अंतर्गत काम वासना और नारी सौंदर्य का चित्रण हुआ। तीसरी प्रवृत्ति श्रृंगार है। जिसके अंतर्गत काम वासना और नारी सौंदर्य का
चित्रण किया गया। इसमें नारी सौंदर्य का चित्रण मिलता है। चौथी प्रवृत्ति भक्ति भावना की है। चौथी प्रवृत्ति भक्ति भावना की है। श्रृंगारिक कवि मंगलाचरण के बहाने मंगलाचरण के बहाने भक्ति के बहुत सुंदर छंद रच गए। बहुत सुंदर छंद रच गए। देखिए, चौथी प्रवृत्ति भक्ति भावना की है। श्रृंगारिक कवि मंगलाचरण के बहाने भक्ति के बहुत सुंदर छंद रच गए। इन प्रमुख प्रवृत्तियों के अतिरिक्त वीर भावना नीति उपदेश लिखिए। इन प्रमुख प्रवृत्तियों के अतिरिक्त प्रमुख प्रवृत्तियों के अतिरिक्त वीर भावना अतिरिक्त वीर भावना नीति उपदेश वीर भावना नीति उपदेश लोक व्यवहार कला केवल श्रृंगारिक कविताएं ही नहीं लिखी गई, वीर भावना पर आधारित काव्य रचनाएं हुई। नीति परक जो उपदेश हैं इससे संबंधित रचनाएं हुई। लोक ज्ञान व्यवहार पर आधारित रचनाएं हुई। इसलिए यह भी एक प्रवृत्ति है। तो आप लिखें, इन प्रमुख प्रवृत्तियों के अतिरिक्त वीर भावना नीति उपदेश लोक व्यवहार कला आदि से संबंधित रचनाएं की गई। रचनाएं की गई। इतनी प्रवृत्तियां तो हुई। आगे देखिए, इस काल में कवित्व तथा कवये लिखे गए।
इस काल में कवित्त तथा सवये लिखे गए। कवित्त का संबंध विशेषकर वीर रस से जोड़ा गया। कवित्त का संबंध विशेषकर वीर रस से जोड़ा गया। जैसे भूषण ने शिवाजी की वीरता का वर्णन किया, छत्रसाल की बरछी और उनकी तलवार किस प्रकार रणभूमि में अपना कौशल दिखाती थी उसका चित्रण किया, शिवा को बखानो की बखानो छत्रसाल को। तो इस तरह से कवित्त का संबंध विशेषकर वीर रस से रहा। भूषण ने प्रायः कवित्त लिखे। सवये श्रृंगार और करुण दोनों में प्रयुक्त हुए। सवये श्रृंगार और करुण दोनों में प्रयुक्त हुए। रीति काल के ही कवि देव अपने सवैयों में कृष्ण के बालपन को, बाल सौंदर्य को दिखाया है। इस तरह से सवये जो लिखे गए उसमें श्रृंगार और करुण का महत्व रहा। इस काल की भाषा ब्रज भाषा और अवधी का मिश्रण रही। इस काल की भाषा ब्रज भाषा और अवधि का मिश्रण इस काल की भाषा ब्रज भाषा और अवधि का मिश्रण रही। ब्रज भाषा और अवधि दोनों में काव्य रचनाएं की गई। उसमें मुसलमानी दरबारों के प्रभाव से फारसी शब्दों की मात्रा बढ़ गई। इसमें मुसलमानी संस्कृति के कारण फारसी शब्दों की मात्रा फारसी शब्दों की, ठीक है, मात्रा बढ़ गई। क्योंकि उस समय अनेक राज्यों में मुसलमान शासक थे, उनके दरबार में एक कवि रहते थे, तो उन्हें प्रसन्न करने के लिए फारसी शब्दों का भी इन लोगों ने जमकर प्रयोग किया।
एक और विशेषता इस काल में मिलती है कि भाव पक्ष की अपेक्षा कला पक्ष को विशेष महत्व दिया गया। इस काल में भाव पक्ष की अपेक्षा कला पक्ष पर विशेष जोर दिया गया। मतलब कि रस, गुण, छंद, अलंकार ये रीति के प्रधान अंग हुए और इसी का बहुत अधिक महत्व रहा। कविताएं बोझिल हो गईं, सामान्य जन की समझ से कविताएं अलग हो गईं। कवि क्या कहना चाहता है यह भाव पाठकों तक पहुंचे, इससे ज्यादा ध्यान रहा कवियों का अपने पांडित्य प्रदर्शन पर कि मुझे इस तरह की रचनाएं आती हैं, मैं इस तरह से रचना कर सकता हूं। हरिशंकर परसाई ने एक जगह व्यंग्य में कहा भी है कि कवि की बात सबकी समझ में आ जाए तो कवि काहे का। तो रीति काल के जो कवि हुए, पांडित्य प्रदर्शन उनका पहला उद्देश्य रहा। भाव पक्ष तो कमजोर रहा, उस पर विशेष ध्यान उन लोगों ने नहीं दिया, लेकिन कविता का जो शिल्प सौंदर्य होता है उस पर विशेष ध्यान दिया। तो हम लोग रीति काल की प्रवृत्तियां अभी पढ़े, अब हम लोग आते हैं कवियों पर। सबसे पहले आचार्य केशव दास की बात करते हैं। चलिए, लिखते चलें और समझते चलें। आचार्य केशव दास। पंडित विश्वनाथ मिश्र केशव दास को रीति काल का प्रवर्तक मानते हैं, किंतु रामचंद्र शुक्ल का मानना है कि रीति काल के प्रवर्तक चिंतामणि हैं और इसी को हम लोग सही मानते हैं। कारण कि आचार्य केशवदास का जो समय था वह एक तरह से संधि काल का समय समझिए। भक्ति काल और रीति काल दोनों की संधि का वो समय था, वो बीच का समय था। कुछ विद्वान केशवदास को भक्ति काल में ले गए, कुछ रीति काल में लाए। तो इनका जन्म संवत 1612 ईस्वी में हुआ था। लिखिए, इनका जन्म संवत 1612 में हुआ था। हिंदी में रीति काल की परंपरा स्थापित करने वालों में केशव दास जी को ही प्रथम कवि माना गया है। हिंदी में रीति काल की परंपरा
स्थापित करने वालों में आचार्य केशव दास को ही आचार्य केशव दास को ही प्रथम कवि माना जाता है। केशव दास जी को रीति काल का प्रथम कवि माना जाता है। ये रीति ग्रंथ लिखने की शैली के प्रवर्तक हैं। ये रीति ग्रंथ लिखने की शैली के प्रवर्तक हैं। जो भी रीति ग्रंथ लिखे गए, रीति ग्रंथ कैसे लिखे जाएंगे, उसकी शैली क्या होगी, इसका प्रवर्तक केशव दास को माना जाता है। और अलंकारों को प्रधानता देने वाले संप्रदाय के अनुयायी हैं। ये अलंकारों को इसी में लिख लीजिए, ये अलंकारों को प्रधानता देने वाले संप्रदाय के अनुयायी हैं। तभी तो इन्हें कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। इन्हें कठिन काव्य का प्रेत भी कहा जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन्हें कठिन काव्य का प्रेत कहा। तो इनकी भाषा ब्रज भाषा है, जिसमें संस्कृत के शब्दों का भी पुट मिलता है। इनकी भाषा ब्रज भाषा है, जिसमें संस्कृत के शब्दों का पुट मिलता है। संस्कृत के शब्दों का पुट मिलता है।
कलम थोड़ा एडवांस चलती है, थोड़ा सा लिखिए और ज्यादा लिखा जाता है। ठीक है, इनकी रचनाएं हैं, प्रमुख जो रचनाएं हैं उसकी चर्चा हम कर लेते हैं। इनकी रचनाएं हैं रसिक प्रिया, रसिक प्रिया में रस से संबंधित, श्रृंगार से संबंधित रचनाएं हैं। रामचंद्रिका, इसमें राम के चरित्र का गुणगान किया गया है। यही कारण है कि केशवदास को कुछ लोग भक्ति काल में रख देते हैं। कवि प्रिया, रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, कवि प्रिया, विज्ञान गीता, विज्ञान गीता, जहांगीर जस चंद्रिका, जहांगीर जस चंद्रिका, अब जहांगीर के शासन काल से ये प्रभावित हुए थे, तो जहांगीर जस चंद्रिका की रचना इन्होंने की। और वीर सिंह देव चरित्र और वीर सिंह देव चरित्र, इनकी रचनाएं हैं। रचना रचनाकार पूछता है, इसलिए आप लोग इसे जरूर याद कर लेंगे। तो आचार्य केशव दास के बारे में जितनी जानकारी हम लोगों ने प्राप्त की, परीक्षोपयोगी इतनी है जानकारी, आप इसे ठीक से पढ़ लेंगे। चलिए इसके बाद हम लोग चिंतामणि त्रिपाठी की चर्चा करते हैं। चिंतामणि त्रिपाठी, चिंतामणि त्रिपाठी को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीति काल का प्रवर्तक बतलाया। इनका जन्म 1666 संवत में हुआ था, लिखा जाए, कम से कम जन्म के बारे में जरूर लिखिए। इनका जन्म संवत 1666 में हुआ था। अगर ईस्वी निकालनी हो, सन में निकालना हो, तो जो विक्रम संवत है उसमें से 57 साल घटा दीजिएगा, 57, और जो आएगा वही ईस्वी है, वही सन है। उसी तरह ईस्वी सन है, उसमें संवत आपको बताना है तो 57 साल ईस्वी सन में जोड़ दीजिएगा, फिर जो आएगा समझिए कि वही विक्रम संवत है। ईस्वी सन और विक्रम संवत में 57 साल का अंतर होता है। इनका जन्म संवत 1666 में हुआ था। आचार्य शुक्ल ने इन्हें
इन्हें रीति काल का प्रवर्तक माना है। जब शुक्ल जी ने रीति काल का प्रवर्तक मान लिया है तो सभी विद्वान इस पर सहमत हैं लगभग। कुछ हैं जो अपनी बात रखते हैं अलग ढंग से। ये तिकवापुर के रहने वाले कान्य कुब्ज ब्राह्मण थे। चिंतामणि के बारे में ये जानकारी मिलती है। तिकवापुर कानपुर में है। लिखिए, ये कानपुर जिले के तिकवापुर कानपुर जिले के तिकवापुर ग्राम के कान्य कुब्ज ब्राह्मण थे। कान्य कुब्ज ब्राह्मण थे। हालांकि यह जन्म के साथ ही मुझे लिखना चाहिए था, थोड़ा सा क्रम में अंतर हो गया। कोई बात नहीं, याद करने से मतलब है। इनकी रचनाएं हैं जो प्रमुख रचनाएं हैं उसे मैं बता देता हूं। काव्य विवेक, कवि कुल कल्पतरु, काव्य विवेक, कवि कुल कल्पतरु। इनकी रचनाओं में अलंकार योजना बहुत देखने को मिलती है। काव्य प्रकाश, छंद विचार, काव्य प्रकाश, छंद विचार आदि। ठीक है, इनकी रचनाएं हैं काव्य विवेक, कवि कुल कल्पतरु, काव्य प्रकाश, छंद विचार आदि। ठीक है, अब अगले कवि के बारे में हम जानते हैं, बिहारी के बारे में। बिहारी, ठीक है, कुछ लोग इन्हें बिहारी लाल भी कहते हैं। बिहारी भी, रुकिए साफ लिख देता हूं। बिहारी लिखा जाए, बिहारी। इनका जन्म संवत 1660 में पुराने ग्वालियर राज्य के वसुआ गोविंदपुर में हुआ था। इनका जन्म, लिखिए, इनका जन्म संवत 1660 में
ग्वालियर, पहले ग्वालियर राज्य हुआ करता था लेकिन अभी जिला है। ग्वालियर जिले के वसुआ 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 गोविंदपुर वसुआ गोविंदपुर गांव में हुआ था। ठीक है दोस्तों, इनका जन्म संवत 1660 में ग्वालियर जिले के बसवा गोविंदपुर गांव में हुआ था। इनकी भाषा मानक ब्रज भाषा है। इनकी भाषा मानक ब्रज भाषा है, बिल्कुल विशुद्ध ब्रज भाषा, मानक ब्रज भाषा। ये जयपुर जिले के, सीधे लिखिए जयपुर के, ये जयपुर के उस समय राज्य हुआ करता था। ये जयपुर के राजा जय सिंह के दरबारी कवि थे। दरबारी कवि थे। इन्होंने श्रृंगार तथा भक्तिपरक दोहों की रचना की। दोहों की रचना की। राजा जयसिंह के ये दरबारी कवि थे। कुछ दिनों के लिए बिहारी लाल कहीं बाहर गए थे दूसरे प्रांत में। जब आए तो उन्हें पता चला कि जयसिंह के राज्य में सर्वत्र अराजकता फैली हुई है, चोरी डकैती हो रही है, लूटमार मची हुई है, जनता त्राही त्राही कर रही है। भाई राजा सुधि क्यों नहीं ले रहा है? तब पता चला कि राजा ने नई नई शादी की है और बहुत कम उम्र की लड़की से, और उसके सौंदर्य पास में बंधा हुआ राजा अंतःपुर से निकलता ही नहीं है। महल का जो भीतरी भाग होता है उसे हम अंतःपुर कहते हैं। राजा राजकाज सब छोड़ छाड़ करके नई नवेली पत्नी के सौंदर्य पाश में बंधकर आनंद मना रहा था। बिहारी लाल को पता चला, यहाँ आए, उन्होंने देखा कि भाई बड़ी गड़बड़ स्थिति है, बहुत खराब स्थिति है राज्य की। कौन जाकर राजा को कहे कि राजा जरा सा जगिए, आपके राज्य में त्राही त्राही जनता कर रही है, सर्वत्र लूटमार मची हुई है। किसी की हिम्मत नहीं होती थी। बिहारी तो कवि थे,
उन्होंने एक दोहा लिखा और उसे भेज दिया राजा के पास। कहते हैं उसी दोहे से राजा को बोध हुआ। वह दोहा था, अन्योक्ति अलंकार के उदाहरण में लोग इसे पढ़ते हैं। बिहारी लाल ने लिखा था, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास इही काल, अली कली ही सो बध्यो, आगे कौन हवाल। देखिए मानक ब्रज भाषा इसी को कहते हैं। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं पराग है, नहीं माधुर्य है, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास इही काल, इस काल माने इस समय इस पुष्प का पूरी तरह विकास भी नहीं हुआ है। अली, अली भंवरा को कहते हैं, भ्रमर को जो फूलों पर मंडराता है। अली कली ही सो बंध्यो, ऐ अली ऐ भौरे, अगर तुम कली से ही इस प्रकार अभी बंध गए तो आगे कौन हवाल, आगे तुम्हारा क्या हाल होगा। यहां अली कली ये सब प्रतीक विधान है, आप इसे समझिए। कवि ने राजा से क्या कहा कि नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास ही काल, माने जिस स्त्री के सौंदर्य पाश में मोह में तुम पड़े हुए हो, प्रेम में पड़कर राजकाज भूल गए हो, अरे नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास ही काल, उस कली का, उस लड़की का, उस सुंदरी का अभी पूरी तरह विकास नहीं हुआ है, उसमें वह पराग माधुर्य अभी नहीं है। अली कली ही सो बंध्यो, ऐ अली ऐ भंवरे, जयसिंह को भंवरा कहा गया है। अली जो प्रेमी होता है वह अली है, भ्रमर है, और जो प्रेमिकाएं हैं वे कलियां हैं। यह प्रतीक विधान है साहित्य में। अली कली ही सो बंध्यो, ऐ अली ऐ भंवरे, तुम कली से ही जब इस प्रकार बंध गए तो आगे कौन हवाल। जब वह खिलकर फूल बनेगी वो लड़की, फूल की तरह उसका यौवन जब विकसित होगा, पुष्प का रूप जब लेगी, तो अब तो तुम पागल ही हो जाओगे, तुम्हारा क्या हाल होगा। कहते हैं इसी दोहे से राजा को अपने कर्तव्य का बोध हुआ और आकर तुरंत बिहारी लाल से राजा मिला। इतना खुश हुआ कि बिहारी से कहा कि आप दोहे लिखिए, प्रत्येक दोहे पर मैं एक असरफी इनाम दूंगा। कहते हैं उस दोहे पर तो राजा ने इनाम दिया ही एक असरफी का। उसने कहा कि जितने दोहे लिखोगे एक एक दोहे पर एक एक असरफी मैं इनाम दूंगा। तो उस लोभ के वशीभूत होकर कहिए या काव्य रचना के प्रेमी होने की वजह से कहिए, बिहारी ने 700 दोहों की रचना की, जिसे बिहारी सतसई नाम दिया गया। ऐसे उसमें 713 दोहे हैं, लेकिन उसका नाम बिहारी सतसई है। 700 दोहों का समाहार सतसई। लिखिए, इनकी प्रसिद्ध रचना इनकी प्रसिद्ध रचना बिहारी सतसई है। इनकी प्रसिद्ध रचना बिहारी सतसई है। बिहारी श्रृंगारी कवि थे, ठीक है। अच्छा, एक बात और इसमें आई है कि लिख लीजिए, बिहारी मूलतः श्रृंगारी कवि थे। बिहारी मूलतः श्रृंगारी कवि थे।
श्रृंगार रस का एक दोहा तो मैंने आपको सुना ही दिया। भक्ति परक एक दोहा सुनिए, मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, जा तन की झाई पड़े श्याम हरित दुती होई। भाव देखिए, कवि कृष्ण से नहीं अपना दुखड़ा कह रहा है, राधिका से कह रहा है। बात सही है जी, परमात्मा जिसको प्रेम करे तुम उससे प्रेम करो, परमात्मा से प्रेम हो जाएगा। अब राम हनुमान को प्रेम करते हैं तो हनुमान की पूजा कीजिए ना, आप हनुमान से प्रेम कीजिए, राम से प्रेम हो जाएगा। कृष्ण राधा को प्रेम करते हैं, आप राधा से प्रेम कीजिए, कृष्ण से प्रेम हो जाएगा। शिव पार्वती को प्रेम करते हैं, आप पार्वती की पूजा कीजिए, मां की आराधना कीजिए, भोले शंकर से शिव से प्रेम हो जाएगा। तो कवि राधा से कहता है, मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई। माने हे राधा नागरी, नागरी कहते हैं चातुरी को, जो बहुत चतुर है, बहुत बुद्धिमती है। मेरी भव बाधा हरो, जो सांसारिक बाधाएं हैं, जो कष्ट हैं, उसे तुम हर लो, कारण कि भाई तुम्हारी बड़ी महिमा है। जातन की झाई पड़े, तुम्हारे तन की झाई पड़ने से, मात्र परछाई पड़ जाने से श्याम हरित दुती हुई। श्याम जो है भगवान कृष्ण, हरित दुती हुई, उस पर हरितिमा आ जाती है, द्युति वो चमक आ जाती है। तुम्हारी छाया मात्र पड़ने से जब श्याम में, कृष्ण में परिवर्तन हो जाता है, उनके रूप में परिवर्तन हो जाता है, तो मेरा उद्धार कैसे नहीं होगा। इस प्रकार कवि राधिका से अपनी बात भी करता है। तो भक्ति परक भी दोहे हैं बिहारी के, लेकिन बिहारी मूलतः श्रृंगारी कवि हैं और अधिकांश दोहे जो हैं श्रृंगार रस में हैं। तो आज रीति काल का प्रारंभ हम लोगों ने किया। इसमें रीति काल की जो प्रवृत्तियां हैं उसकी चर्चा हमने की। आचार्य केशवदास, चिंतामणि, बिहारी, इन तीन कवियों को हमने पढ़ा। फिर हम लोग मिलते हैं अगली कक्षा में, तो आगे पढ़ेंगे, विशेष बात होगी। तब तक के लिए शुभ विदा।